जब दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड बनता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, कैसे उनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले ये हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है। पहले जो सब्सटेंस था वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और न्यू सब्सटेंस बनता है। तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनाते हैं और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो नए सब्सटेंस बनते हैं। ये तो मैंने अभी बता दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि दूध को गर्मियों में फ्रिज से बाहर छोड़ दिया जाता है तो खराब हो जाता है। तो दूध जब खराब हो जाता है तो जो खराब होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ अलग ही होता है, दूध जैसा नहीं होता है, दूध से बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह से जो आयरन होता है, अगर उसको मॉइस्चर में छोड़ दिया जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जंग लग जाती है, आयरन पर रस्ट लग जाती है और जो रस्ट होता है वो आयरन से बिल्कुल ही अलग होता है। आयरन की प्रॉपर्टीज और रस्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब जब आयरन की रस्टिंग होती है, आयरन का कोरोजन होता है तो रस्ट बनती है और रस्ट बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस होता है। इसी तरह से जो ग्रेप्स होते हैं अगर वो फर्मेंटेड हो जाते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है। खाने को अगर पकाया जाता है तो पहले जो खाना होता है, कच्चा खाना जो होता है वो, और पकाया हुआ जो खाना होता है वो बिल्कुल ही अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होता है तो उसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, एनर्जी बनती है, हीट बनती है। तो इस तरह से नए सब्सटेंस बनते हैं। जब हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इनहेलेशन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनसे कुछ अलग ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस में नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। तो यहाँ पर इन सभी सिचुएशंस में रिएक्टेंट्स जो हैं उनके नेचर और उनकी आइडेंटिटी में चेंज आ गया है। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ केमिकल रिएक्शंस के कारण। मतलब केमिकल रिएक्शंस हुई हैं तब जो इनिशियल सब्सटेंस है वो नए सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेज। और जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं इनके कारण केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस पढ़ने से पहले हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। हमने छोटी क्लासों में पहले ही पढ़ लिया है कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंज आता है और जो केमिकल चेंज होता है उनमें जो सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स साइज, शेप, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, वो होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तेज करता है, धीरे करता है, स्लो करता है, फास्ट करता है, या ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करता है, या जो एसिड्स होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करता है, या जो बेसिज होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो ये प्रॉपर्टीज जैसे फास्ट या स्लो या फिर रिएक्शन करता ही नहीं है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, यानी केमिकल चेंज
जब होता है जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, और फिजिकल चेंज वो होता है जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक पेपर लेते हैं और पेपर को हम काट देते हैं, तो इसमें देखिए ये बन गए छोटे छोटे टुकड़े। अब देखिए इनके साइज में चेंज आ गया है, तो साइज में चेंज आया यानी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आया, तो यहाँ पर हुआ फिजिकल चेंज। और अगर इस पेपर को हम जला देते हैं तो इससे नया सब्सटेंस बना, एस बना, यानी बिल्कुल नहीं न्यू सब्सटेंस बना, यानी केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है। यहाँ पर जो पेपर है उसको बर्न किया है, जलाया है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन की और न्यू सब्सटेंस बना। तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है, और जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। और एक पॉइंट और है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होता है। और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है और जो सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। और दूसरा पॉइंट ये है, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। कुछ फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और जो ये केमिकल चेंज होते हैं ये बिल्कुल ही रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनको फोल्ड कर देते हैं तो उनको फिर से सीधा किया जा सकता है, तो वो हो गया फिजिकल चेंज। और मान लीजिए जो कोई भी कपड़ा है वो जल गया तो नया सब्सटेंस बना, तो वो हो गया केमिकल चेंज। मान लीजिए दूध जो है वो गर्म है और थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है, ये हो गया फिजिकल चेंज का एग्जांपल। लेकिन मान लीजिए दूध जो है वो दही बन गया है, तो नया सब्सटेंस बना, तो वो हो गया केमिकल चेंज। इसी तरह से लोहे को अगर गर्म किया, उसको अगर हीट किया जाता है तो वो रेड हो जाता है, उसको फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे तो फिर दोबारा से वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आयरन पर अगर रस्टिंग हो जाती है, अगर उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो दोबारा से आयरन नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देखिए ये फिजिकल चेंज है, ये रिवर्सिबल है, और यहाँ पर देखिए इरिवर्सिबल है। तो ये हुआ फिजिकल चेंज, और ये जो इरिवर्सिबल है ये हुआ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस समझ आ गया होगा। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी केमिकल चेंज होता है इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हुई है। बिना केमिकल रिएक्शन के कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, ये आपको समझना है। बिना केमिकल रिएक्शन के कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। मैंने पहले ही बताया था केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो केमिकल रिएक्शन के कारण ही नया सब्सटेंस बनता है, यानी केमिकल रिएक्शन के कारण ही केमिकल चेंज होता है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड by a chemical reaction. How do we come to know that chemical reaction has been taken place? हम कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। वैसे तो मैंने पूरा आपको बता दिया है, फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ये हम कैसे मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए ये एक्टिविटी है 1.1। ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें लेना है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना है, उसका कंबसन करना है। लेकिन मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें आई ग्लासेज ज़रूर पहन लेने हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, इसका कंबसन जब होता है तो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो हमारी आँखों को डैमेज कर सकती हैं। अगर हम उनको बिना आई ग्लासेस के सीधा ही देखेंगे
तो हमारी आँखों को ये बिल्कुल डैमेज कर सकती है, हमें दिखना बंद हो सकता है। इसलिए ये ज़रूर ही ध्यान रखना है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन का कंबसन किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो आई ग्लासेस ज़रूर पहन लेने चाहिए और कुछ सीधा ही नहीं देखना चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो आई ग्लासेस क्यों पहनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उससे पहले सैंड पेपर से उसको रगड़कर साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को अगर एनवायरनमेंट में ऐसे छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसके कारण मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो ईजिली वो जलता नहीं है, उसे जलाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन का कंबसन करने से पहले उसको सैंड पेपर से रगड़कर क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, और मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से लाइट निकलती है, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, डेजलिंग वाइट लाइट निकलती है पहला तो, और दूसरा हीट निकलती है, और तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मतलब ऐश बनता है वाइट कलर का, और ये जो ऐश होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एक तो लाइट निकलती है डेजलिंग वाइट लाइट, और दूसरा हीट निकलती है, तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। तो जब ये इसको जलाया जाता है तो हमें अपनी आँखों से इसको दूर रखना चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइट, हीट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट ऐश। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. फर्स्ट ये, दूसरा एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में चेंज हो जाते हैं यानी ऐश बनता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो देखिए यहाँ पर ये जो चेंजेज आए हैं, ये चेंजेस क्यों आए हैं? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और इससे ये प्रोडक्ट बना है। उसके साथ साथ लाइट, उसके साथ साथ हीट, ये बने हैं। तो ये देखिए न्यू सब्सटेंसेस बने हैं। ये पहले जो सब्सटेंस थे वो एकदम चेंज हो, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं और नए सब्सटेंसेस बने हैं। उसके बाद हम एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। इसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है जो कि कलरलेस होता है, और पोटेशियम आयोडाइड लेना है, ये भी कलरलेस होता है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करेंगे तो इन दोनों में रिएक्शन होगी और लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी कलरलेस है, ये कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, और यहाँ पर ये जो बनता है ये येलो बनता है। पोटेशियम आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पर देखिए तो न्यू सब्सटेंस बना, यहाँ पर ये न्यू सब्सटेंस बना, यहाँ पर ये न्यू सब्सटेंस बना, और कलर में चेंज आया है। यहाँ पर जो पहले थे वो दोनों कलरलेस थे, ये, और ये नया जो सब्सटेंस बना उसका येलो कलर है, और यहाँ पर जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो भी न्यू सब्सटेंस बना है। उसके बाद ये वाली एक्टिविटी करते हैं, ये वाली। इस एक्टिविटी में कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लेंगे हम, जिंक के टुकड़े लेंगे कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। हैंडल द एसिड विद केयर, एसिड्स जो होते हैं वो बहुत कोरोजिव होते हैं, उनसे कोई भी एक्टिविटी करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रैनुअल्स? तो देखिए ये कोनिकल फ्लास्क लिया है ये, और इसमें जिंक ग्रैनुअल्स डाल दिए हैं। यहाँ पर जिंक ग्रैनुअल्स ये हैं। जैसे इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये जिंक ग्रैनुअल्स हैं, इनके पास हमें कुछ बबल्स दिखाई देंगे, ये कुछ बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब इसमें कुछ गैस बनी है, और ये गैस जो है ये हाइड्रोजन गैस बनी है। हाइड्रोजन गैस को हम चेक कैसे करते हैं? इसके पास हम कैंडल फ्लेम लाएंगे, इसके पास कैंडल फ्लेम लाते हैं
तो इस यहाँ पर पॉप की साउंड आती है। जब हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लाते हैं तो इसमें रिएक्शन होती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ये टेस्ट करने के लिए होता है हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज आया, और जब इस फ्लास्क को थोड़ा सा टच करके देखेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज आया है, यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4, यहाँ बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये देखिए जिंक में जब H2SO4 डाला तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। इट मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस भी बनती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब इस फ्लास्क को हम टच करेंगे तो वो गर्म महसूस होगा हमें। अब हमें समझ आ गया होगा कि हम कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमने जो ऊपर ये एक्टिविटीज़ करी हैं तो इनसे हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिली हैं उनसे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। यानी या तो चेंज इन स्टेट हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टेट में चेंज हो। जैसे मान लीजिए हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है। जब उसको जलाया जाता है तो वो गैसियस फॉर्म में मिलता है, गैस बन जाता है। तो यहाँ पर स्टेट में चेंज आ गया। दूसरा चेंज इन कलर हो सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ था, यहाँ जो प्रेसिपिटेट बना था येलो कलर का लेड आयोडाइड, तो कलर में चेंज आ सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ नई गैस भी बन सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इनमें से कुछ भी जो चेंज है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। या तो स्टेट में चेंज आएगा, या फिर नया कलर बन सकता है, या कुछ गैसेस बन सकती हैं, या टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। तो टेम्परेचर में चेंज तो यहाँ पर भी आया था, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हुई थी, बहुत सारी गैसेज भी प्रोड्यूस हुई थी यहाँ, और लाइट भी प्रोड्यूस हुई थी, और नया सब्सटेंस भी बना था। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो इस तरह के जो चेंजेस हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे चारों तरफ। बहुत सारे ऐसे चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस डेली हमारे चारों ओर होती रहती हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस का कैसे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उनके जो सिंबल्स हैं उनका यूज करके केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।